राजीव, क्या जो कमिंग इलेक्शन है, हम लोकसभा चुनाव 2024 की भी लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुद्दे मिल गए हैं? विपक्ष की तरफ से ओपीएस रहेगा, सरकार की तरफ से यूसीसी रहेगा, मतलब यूसीसी वर्सेस ओपीएस ये चुनाव होने जा रहे हैं, और क्या इनको लागू करना इतना आसान रहेगा? दर्शक आपसे जरूर समझना चाहेंगे। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब 1 साल के करीब बचा हुआ है, दोनों तरफ से ऐसा लगता है, विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 3 मुद्दे, जो उनके कोर मुद्दे थे, राम जन्मभूमि, धारा 370 और यूसीसी यानी समान सिविल संहिता, नागरिक संहिता, तो 2 तो उनके मुद्दे हल हो गए। मुझे लगता है कि तीसरी बार जब वो चुनाव में जाएंगे, और जिस तरह के संकेत विधानसभा चुनाव में आप देखिए, जहां जहां भी विधानसभा चुनाव पिछले 6 महीने में हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने संकल्प में ये बात डाली है कि वो समान सिविल संहिता के लिए एक कमेटी बनाएंगे। तो इससे ये संकेत जाता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को एक अपना मुद्दा बना करके लेकर के आएगी। लेकिन इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं और इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जोड़ के भी देखा जाता है। देखिए, समान सिविल संहिता से आम लोगों के जानने की बात सिर्फ ये है कि पूरे देश में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य का हो, पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। ये सिविल संहिता जो है वो मूलतः मुख्यतः 4 चीज़ों से जुड़ी हुई है कि शादी, तलाक, बच्चों को आप गोद कैसे ले सकते हैं और संपत्ति में उत्तराधिकार कैसे होगा। ये 4 चीज़ें मूलतः इससे डिसाइड होती हैं, और ये 4 चीज़ें, शादी, तलाक और बच्चों को गोद लेना और संपत्ति में उत्तराधिकार, पूरे देश में हर धर्म के लोग, किसी भी धर्म के हो और किसी भी जाति के हो, ये सब पर एक समान लागू होगा। ये इतना आसान नहीं है। इसको सिर्फ मुसलमानों से जोड़ के ही देखना कि वो शरीयत के आधार पर चलते हैं और इससे उनको सारी व्यवस्था एक हो जाएगी, उसमें शादी, एक से ज़्यादा शादी नहीं, तमाम चीज़ें, तो इसे ऐसे ही नहीं देख सकते। देश के अलग अलग राज्यों में हिंदुओं में भी अलग अलग तरह की परंपराएं हैं और वो बहुत हद तक मुश्किल है। गोवा में देखिए, समान सिविल संहिता लागू है और वहाँ पे जो व्यवस्था लागू है, क्या देश के दूसरे हिस्सों में हिंदू उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? बहुत सारे जगहों पर, कई राज्यों में हिंदुओं में भी आपस में ऐसे रिश्तों में शादी होती है जो दूसरी जगह बहुत आदरणीय और बहुत पवित्र रिश्ते माने जाते हैं। तो ये वहाँ के लोग तैयार होंगे, नहीं होंगे, ये बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारत के संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तब इस पर फैसला लिए जाने के वक्त ये तय हुआ था कि इसको नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में डाल देते हैं और आने वाली सरकारें इस पर देख सकती है। और उन संविधान सभा में और संविधान बनाने वालों ने आगे की सरकारों पर यह छोड़ दिया था कि सहमति के आधार पर वो इन्हें बनाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बात कही गई है उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन सवाल है कि ये चुनावी मुद्दा, ये वोटों के लिए किया जाएगा, एक समान सहमति, एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा, ये चुनाव का मुद्दा हो सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। अब आते हैं ओपीएस पर। देखिए, देश में अभी हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, यहाँ नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी है। अभी भी उस माइंडसेट से हम निकल नहीं पाए हैं कि सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी किस लिए, वो सिर्फ 2 कारण है उसके, एक तो स्थायित्व, दूसरी सुरक्षा। प्राइवेट नौकरी में, कॉरपोरेट क्षेत्रों में लोगों को ये लगता है कि आज आप कंपनी के एसेट हैं, कल आप लायबिलिटी हो सकते हैं। आज आप बहुत दुलारे हैं कंपनी के, कल आप बहुत बड़े बोझ हो सकते हैं। इसमें कोई स्थायित्व तो नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। आप आज नौकरी में हैं, 3 महीने की नोटिस के बाद आप नौकरी में नहीं रहते। लेकिन सरकारी नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकता है, रिटायरमेंट की उम्र आपकी पक्की है, और रिटायरमेंट के बाद आपकी एक सुरक्षा के तौर पर पेंशन है कि कम से कम आप सरकारी नौकरी करते हैं तो अपनी आंख मूंदने के पहले तक 2 रोटी, 2 निवाला के लिए और 2 रोटी दाल के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है अगर आपको पेंशन मिलती है। नई और पुरानी पेंशन के बीच में अंतर सबसे ज़्यादा ये है कि पुरानी पेंशन में आपको मूल वेतन का 50% और महंगाई भत्ता जैसे जैसे बढ़ता जाता था वैसे मिलता जाता था। नई पेंशन में आपका एक निश्चित वेतन का एक निश्चित भाग कटता है और उसको वो मार्केट के हवाले है, और मार्केट के हवाले, और उसमें शायद उतना रिटर्न या स्थायित्व तो नहीं है। इसलिए देश के जो सरकारी कर्मचारी वो पुरानी पेंशन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन इसके भी 2 पक्ष है। पहली बात तो ये है कि जो ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा की बात है।
तो कई बार ये कहा जाता है और कल्याणकारी योजना में आता है, तो अगर ये कल्याणकारी, कई बार जो अर्थशास्त्री है वो ये कहते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं एक रेवड़ियों की तरह होती है, बाद में इसका बोझ हमारे ही देश के नागरिकों पर दूसरी तरीके से पड़ता है। अगर आप देखें मोन्टेक सिंह अहलूवालिया कांग्रेस जो आजकल पुरजोर ओपीएस का समर्थन कर रही है, उसी के अर्थशास्त्र के बहुत 3 बार सुधारों में एक रीढ़ की भूमिका निभा चुके मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि यह देश को कंगाली करने वाला फैसला होगा। उनका ये तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, पेंशन देने के नाम पर राज्यों को और दूसरे काम का, सब चीज के लिए केंद्र पर आपको आधारित नहीं है। देश में सबसे बड़ा वर्ग किसान का है और अगर राज्यों के पास बिजली की दर तय करने की क्षमता है, वो उसको कम कर सकते हैं, तो आप सरकारी नौकरियों से में जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा लोग किसान हैं, आप राज्य उनको फायदा दे सकते हैं और राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे कदम नहीं उठा रहे, हम लुभावने फैसले ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश के सरकारी कर्मचारियों की भावना के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि 2024 में तमाम उन आशंकाओं को दरकिनार करते हुए भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए अपना प्रमुख मुद्दा रखेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में होगी, मुद्दे यही होंगे।